अब देखिए नेक्स्ट है बेटा हमारे पास टॉपिक, ये है द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन होता क्या है ना। तो पहले हम द्रवीय विलयन के बारे में जान लेते हैं कि द्रवीय विलयन होता क्या है। तो जो द्रवीय विलयन हम किसे कहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें सिंपल है कि इस जिसमें क्या होगा, वो विलयन जिसमें क्या होगा, जो द्रव होगा, ठीक है ना बेटा, जो द्रव होगा वो विलायक होगा। कौन होगा, विलायक क्या होगा, द्रव होगा। यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो द्रव्य विलयन है तो उसमें जो विलायक है, विलायक क्या है, विलायक है द्रव। ठीक हो गया, जो विलायक क्या है, द्रव है। यहाँ ये ध्यान रखना आप, विलायक क्या है, द्रव है। और इस द्रव में यदि देखोगे बाकी जो विलेय हैं, विलेय कौन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो विलेय यहां पर यदि देखोगे तो विलेय क्या है, ठोस भी हो सकता है, ठीक है ना, द्रव भी हो सकता है, और तीसरा गैस भी हो सकता है। ये हो सकते हैं, यानी कि जो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। ये जहां पर क्या होगा बेटा, जहां पर जो विलायक द्रव है और जो हमारे पास विलेय होंगे, विलेय क्या हो सकते हैं, ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं, गैस हो सकती है, ठीक है ना। तो उस विलयन को हम कहते हैं द्रवीय विलयन। ये चीज क्लियर हुई, यानी कि द्रव्य विलयन क्या हुआ, जिसमें विलायक द्रव होगा और जो विलेय है ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, द्रवीय विलयन कहेंगे। क्या कहा जाएगा उसको, द्रवीय विलयन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना, राउल्ट के नियम इसी पर आधारित है, ठीक है ना। और द्रवीय विलयन क्या होगा, वह विलयन, यदि हम परिभाषा के रूप में देखेंगे कि वह विलयन जिसमें विलायक द्रव हो, विलायक क्या हो, द्रव हो, द्रवीय विलयन कहलाता है। जिसमें विलायक क्या होगा, द्रव होगा, वो द्रवीय विलयन कहलाएगा, ठीक है ना। इस विलयन में क्या होगा, विलेय ठोस भी हो सकता है, द्रव हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। क्लियर होगी बात, यानी कि आपने आपने पानी लिया, ठीक है ना, और इस पानी में यदि आप चीनी घोल रहे हैं तो तब भी ये क्या है, द्रवीय विलयन है। तब भी क्या है बेटा, ये सॉरी, द्रवीय विलयन है, ठीक है ना। यदि आप पानी ले रहे हैं और पानी में आप क्या कर रहे हैं, CO2 घोल रहे हैं, तब भी क्या है, ये द्रवीय विलयन है, ठीक है ना। आपने पानी लिया और पानी में क्या किया, अल्कोहल को घोला, C2H5OH को घोला, तो तब भी ये द्रवीय विलयन है, ठीक है ना। द्रवीय विलयन का मतलब हो गया जहां विलायक क्या होगा, द्रव होगा, वो द्रवीय विलयन कहलाएगा। ठीक हो गया, इसके आगे थोड़े और चलते हैं। द्रवीय विलयन तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि द्रवीय विलयन क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें विलायक क्या होगा, द्रव होगा, ठीक है। देखो बेटा, अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। ये द्रव द्रव विलयन क्या हुआ, इसमें विलायक भी द्रव है और दूसरा क्या है बेटा, जो विलेय है वो भी द्रव है, दोनों ही द्रव है, ठीक है ना। तो यहां द्रव को द्रव में पहले एक शब्द आया बेटा इसमें, वाष्प दाब। वाष्प दाब होता क्या है ना, पहले हम ये जानते हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। तो वाष्प दाब क्या होता है, वो किसी बच्चे को मालूम है बेटा, वाष्प दाब किसे कह सकते हैं, कोई बता सकता है, वाष्प दाब जानते हैं आप लोग, कोई नहीं जानता वाष्प दाब, किसे कहेंगे बेटा वाष्प दाब। यहाँ सिंपल देखो बेटा, वाष्प दाब हम क्या हो जानते भी हैं, इसको अच्छी तरह जानते हैं हम लोग, है ना। वाष्प दाब ये होता है बेटा, जैसे माना आपके पास वाष्प है, वाष्प कौन सी वाली, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई द्रव है, मान लीजिए एक द्रव है, पानी हमारे पास है ना। पानी को क्या हमने क्या किया, गर्म किया। जब हम इसको गर्म करते हैं तो उससे क्या बनता है, वाष्प। और इस वाष्प के कारण जो ऊपर दबाव उत्पन्न हुआ उसे कहते हैं वाष्प दाब। इस द्रव की जो वाष्प है उससे उत्पन्न दबाव जो होगा वो क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। जैसे थोड़ी देर के लिए हम प्रेशर कुकर लेते हैं, इस प्रेशर कुकर में हमने क्या किया, प्रेशर कुकर में, ठीक है ना, यहाँ पर एक सीटी बना लेते हैं इसके लिए, ठीक है ना। ये प्रेशर कुकर लिया हमने, इसको गर्म किया, क्या किया, गर्म किया यहाँ से, ठीक है ना। गर्म किया तो इसके अंदर क्या था बेटा, द्रव था। द्रव कौन सा था, पानी, ठीक है ना।
इस पानी को जब हमने गर्म किया तो इसके कारण एक वाष्प उत्पन्न हुई। क्या हुई? वाष्प। और उस वाष्प के कारण यहां एक दबाव उत्पन्न हुआ, प्रेशर, ठीक है ना, दबाव उत्पन्न हुआ जिसने सीटी को ऊपर धक्का दिया, ठीक है ना। तो इस वाष्प के कारण जो ये दबाव उत्पन्न हुआ उसे हम कहते हैं वाष्प दाब। क्या कहा जाता है उसको? वाष्प दाब। यानी कि जो हमारे पास वेपर प्रेशर है, या इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा इसको वेपर प्रेशर, है ना। ये वेपर है, जो वेपर होती है हमारे पास, जो द्रव था, जो लिक्विड था, ठीक है ना, इसको जब हमने गर्म किया तो गर्म करने से इसमें क्या हुआ कि जो द्रव के कण थे, ठीक है ना, जो लिक्विड था वो गैस के कणों में परिवर्तित हो गया, ठीक है ना। और इस गैस के कण के कारण एक दबाव उत्पन्न हुआ, यहाँ पर प्रेशर उत्पन्न हुआ, उसे कहते हैं वाष्प दाब, ठीक है ना। अब ये कह रहा है द्रव द्रव विलयन। द्रव द्रव विलयन का मतलब क्या हुआ? दोनों द्रव है, विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है, दोनों ही द्रव हैं। यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे, एक तो लेते हैं विलेय, ये हमारे पास विलेय है ना। विलेय भी क्या है? द्रव है। और विलायक भी क्या है बेटा? द्रव है। दोनों ही द्रव है, दोनों क्या है? द्रव है। तो इसको क्या कहेंगे? ये कहेंगे द्रव द्रव विलयन। अब यहां देखो बेटा, बहुत मजेदार बात क्या है कि यहाँ पर एक कंडीशन हम लेते हैं कि दोनों द्रव को हमने क्या किया, एक प्रेशर कुकर में ले लेते हैं। प्रेशर कुकर, वैसे प्रेशर कुकर नहीं बेटा इसका एग्जाम्पल है ना, या प्रेशर कुकर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे लिए आसान है समझने के लिए, वहां दबाव की स्थिति है ना। तो यहां पर क्या होगा, हमने दोनों ही क्या लिए? विलेय लिए। देखो, एक विलेय भी लिया, विलायक भी लिया, और दोनों क्या है? द्रव है ना। मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक H2O लिया और एक लिया C2H5OH, ठीक है ना, एथेनॉल। इन दोनों को मिला करके हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना। अब ये दोनों द्रव है, लेकिन जब हम इसको गर्म करेंगे ना तो इसमें क्या होगा, इसकी वाष्प बनेगी और इसकी भी क्या बनेगी? वाष्प बनेगी, ठीक है ना। लेकिन इनका ध्यान ये रखना पड़ेगा आपको, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, वाष्प में परिवर्तित होता है ना। ये 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में क्या होता है? बदलता है। कौन? H2O। और जो एथेनॉल है बेटा, इसका इसका क्वथनांक कितना होता है? किसी को मालूम है? क्वथनांक कितना होता है इसका? क्वथनांक, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक। देखो, इन शब्दों से हमें पता लग जाता है। देखो, क्वथनांक, क्वथ का मतलब होता है बेटा भाप, ठीक है ना, क्वथनांक, ठीक है ना। तो क्वथनांक किसे कहेंगे? ठीक है ना। यहाँ पर यदि हम देखेंगे क्वथनांक किसे माना जाएगा, ये देखो क्वथनांक, ठीक है। दूसरा है गलनांक, गलनांक। इन शब्दों को देखो, बहुत छोटे शब्द हैं और बहुत पहले से आप लोगों ने पढ़ा है। क्वथनांक क्या होता है? देखो, ये दो शब्दों से बना हुआ है। 100 हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो, क्वथनांक क्या हुआ? उबलना। उबलना, ठीक है ना। देखो बेटा, यहाँ पर हम इन शब्दों का अर्थ बता देता हूँ, कभी भूलोगे नहीं आप लोग, एक बार समझ लोगे तो, है ना। यहाँ देखो क्वथ, ये शब्द लिखा है क्वथ, है ना, और प्लस अंक एक लिखा हुआ है, गलन प्लस अंक। देखो कितनी मजेदार बात है, हमें बहुत कुछ ज्यादा ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो क्वथ, क्वथ और क्वथ के साथ लिखा हुआ अंक, है ना, क्वथ अंक, है ना, क्वथनांक हो गया। और गलन अंक, देखो गलन का अंक हो गया, है ना, गलन माने गलनांक। तो क्वथ का मतलब हो गया ऐसा अंक हमें देखना है जिस पर क्या होगा, वो भाप के रूप में बदलता हो, ठीक है ना। वैसे परिभाषा ये नहीं है बेटा, इसकी परिभाषा ये होती है कि जब भी कोई द्रव, मान लीजिए कोई द्रव है जिसका वाष्प दाब, यदि मान इस वाष्प का, इसका द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वायु दाब के बराबर हो जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, द्रव के कण क्या हो जाते हैं, वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन एक टर्म्स के हिसाब से बता रहा हूं, क्वथ का मतलब हो गया भाप। ऐसा अंक हमने देखना है जिस पर क्या होगा, वो भाप में परिवर्तित हो जाएगा। गलन, गलन माने जिसपे पिघलने लगेगा। गलना जानते हो, गलने का अंक, जिस पर कोई द्रव, कोई पदार्थ जो है गलने लगेगा, वो गलनांक हो गया, है ना। तो अंक माने हम थर्मामीटर पर चेक करते हैं, है ना। हमने कहा ये 100 डिग्री, देखो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री, 100 अंक हो गया, 100 डिग्री पर क्या हो रहा है, भाप में परिवर्तित हो रहा है। इसका गलनांक 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये गलनांक और क्वथनांक है, ठीक है ना।
इनकी परिभाषाएं अलग है, लेकिन एक समझने के लिए आपको बताया मैंने कि क्वथ माने होता है वहां पर भाप, जिस अंक पर वो क्या होगा, भाप में परिवर्तित होने लगेगा, ठीक है ना। और वैसे उसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो द्रव होता है, ये जो द्रव होगा बेटा, ये इसका जो वाष्प दाब होगा ये वायुमंडलीय वायु दाब के बराबर हो जाएगा। तो उस ताप को हम कहते हैं, उस अंक को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। तो वहां पर उबलने से मतलब है, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, देखो यहाँ पर दोनों द्रव है। इसका मैंने बताया था कि जो H2O है, इसका जो ये देखोगे क्वथनांक, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। इसका लगभग होता है 76, किसका, एथेनॉल का। यहाँ पर हम लेते हैं C2H5OH, ठीक है ना। एथेनॉल का 76 डिग्री सेल्सियस पे है ना। तो यहाँ देखो 76 या 78 होगा, मुझे एक्यूरेट ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो यहाँ यदि देखोगे बेटा, इन दोनों द्रव को हमने मिलाया, 78.37। कितना है बेटा, गुड, वेरी गुड, 78 पॉइंट, ठीक है बेटा 78 ही होगा, मुझे एक्यूरेट ध्यान नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो 78 होता है इसमें, 78.37 सर। हाँ 78.67 37, ठीक है। ये सर देखो, हाँ चलो इसको देख लेना आप लोग। 76 मुझे ऐसे एक्यूरेट नहीं था, ये 78 है ना। तो देख लो बेटे, इसमें क्या होगा, यदि हम गलना यहाँ पर देखोगे तो ये दोनों अलग अलग है। मेरा उद्देश्य तो यहाँ ये बताना है, ठीक है ना, कि देखो ये 100 डिग्री सेल्सियस है और ये 78 है ना। तो इन दोनों को हमने मिलाया हुआ, तो होगा क्या, जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो पहले 70 क्या होगा, 8, ठीक है ना, 78 मान लेते हैं एथेनॉल का। तो 78 पर क्या होगा, ये भाप में परिवर्तित होने लगेगा, जो अल्कोहल है वो भाप में परिवर्तित होने लगेगा, ठीक है ना। और जो यहाँ जल था वो जब 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो क्या होगा, वो भाप बनेगा। अब उन दोनों के कारण क्या हुआ, वो विलयन बना होगा, उनके कारण एक प्रेशर उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों का प्रेशर उत्पन्न होगा, इसका प्रेशर भी होगा अल्कोहल का भी, और साथ साथ में इसका जो हमारे पास जल है, ठीक है ना। तो इन दोनों का प्रेशर इस पे काम करेगा, यानी कि जो दबाव उत्पन्न होगा उन दोनों के कारण होगा, ठीक है ना। तो देख लो बेटा, इसमें हम मान के चलते हैं, यहाँ देख लीजिए, इसको समझ लेते हैं टू द लाइन। देखो ये कहता है कि देखो, जब किसी द्रव यानी कि विलेय है ना का विलयन किसी द्रव विलायक में बनाया जाता है, ठीक है ना। हमने विलेय भी द्रव लिया और विलायक भी द्रव लिया, तो विलयन में दोनों अवयव क्या है, वाष्पशील हैं। देखो ये ध्यान रखना, दोनों ही जो द्रव है हमारे पास वो क्या है, वाष्पशील है। वाष्पशील का मतलब दोनों ही क्या हो रहे हैं, वाष्प में परिवर्तित हो रहे हैं, वाष्पशील है, इनको बोलते हैं वेपोराइज्ड, है ना, वाष्पशील है, ठीक है ना। वोलाटाइल्स दोनों ही क्या है इसमें, ये दोनों ही वोलाटाइल्स है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। वोलाटाइल्स कह सकते हैं, यानी कि दोनों ही क्या हो जाते हैं, भाप में, सॉरी भाप में नहीं, वाष्पशील, वेपोराइज्ड है ना। वाष्प वोलाटाइल्स तो हो गए जो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, है ना। जैसे वोलाटाइल्स इसमें अल्कोहल हो सकता है, क्योंकि अल्कोहल को खुला रखेंगे कुछ देर में उड़ जाता है ना, तो वोलाटाइल्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बेटा, ये दोनों वाष्पशील है, जैसे हम इनको गर्म करेंगे तो ये वाष्प में परिवर्तित होंगे, ठीक है ना। और जब इन दोनों को देखो, ये वाष्पशील है। अब मान लीजिए थोड़ी एक एग्जांपल और लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। हमने द्रव लिया बेटा और इसमें चीनी ली, तो ये दोनों क्या है, ये वाष्पशील होंगे, अवाष्पशील होंगे। चलो इसको इसको दिमाग में रखे, ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों का जो विलयन होगा वो क्या होगा। ये तो वाष्पशील निकल गया, क्योंकि जो क्या है, पानी है वो भी वाष्पित होता है, और जो साथ साथ में हमने अल्कोहल मिलाया, C2H5OH मिलाया, ठीक है ना, एथेनॉल मिलाया, वो भी वाष्पशील होते हैं, दोनों ही क्या है, वाष्पशील होते हैं। तो ये क्या है, दोनों ही अवयव क्या है बेटा, इसमें वाष्पशील है, ठीक है ना। अब देखो इस लाइन को देखें तो क्या है, विलयन के वाष्प दाब में दोनों अवयवों का वाष्प दाब का योगदान होगा, यानी कि जो ये वाष्प दाब बनेगा, यहाँ पर जो वाष्प का दाब बनेगा, जो हमने प्रेशर कुकर लिया और उसमें डाले थे, है ना, तो उनमें क्या होगा, दोनों का योगदान होगा, यानी कि एथेनॉल भी दबाव डालेगा और पानी भी दबाव डालेगा, दोनों ही क्या करेंगे, उस पर दबाव डालेंगे, इन दोनों का योगदान होगा, ठीक है ना। अब ये मान रहा है कि, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि मान लीजिए दो द्रव है हमारे पास, ए और बी। यहाँ पर मैंने तो अल्कोहल लिया, है ना, मैंने तो अल्कोहल लिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कहना चाहते हैं कि विलयन में दो वाष्पशील अवयव हैं, एक तो है ए, एक क्या है, ए है, और दूसरा है बेटा इसमें बी। ये दो दो हैं क्या है इसमें, वाष्पशील अवयव हैं, दोनों ही क्या है, वाष्पशील है, जो वाष्पित होते हैं,
दो द्रव हमारे पास ऐसे हैं ए और बी, ठीक है ना। ए को चलो पानी मान लेते हैं और बी को क्या मान लेते हैं, एथेनॉल मान लेते हैं, ठीक है ना। एक तो पानी हो गया और एक हमारे पास एथेनॉल हो गया, ठीक है ना। एथेनॉल C2H5OH, ठीक है ना। C2H5OH का नाम तो आप याद हो ही गया होगा, एथेनॉल, ठीक है ना। ये दोनों हमारे पास ए और बी होते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम इसका आंशिक वाष्प दाब देखेंगे, मान लीजिए इनका आंशिक, ये जो पदार्थ था हमारे पास उसका आंशिक वाष्प दाब इसका Pa हो जाएगा और इसका आंशिक वाष्प दाब होगा Pb, ठीक है ना। अब यदि हम विलयन का देखेंगे, दोनों विलयन दोनों मिले हुए हैं, ठीक है ना। इन दोनों का मिलने का हम क्या कहेंगे, विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा P, विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा P, है ना। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, Pa प्लस Pb, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए दो अवयव हैं और दोनों वाष्पशील हैं, तो उन जो विलयन का टोटल वाष्प दाब होगा, है ना, जिसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं, वो क्या होगा, उसके जो अवयव होंगे उन अवयवों के योग के बराबर। क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। अब थोड़ी और आगे चलते हैं। देखो जो वाष्पशील विलेय, देखो यहां पर हमारे पास है, देखो वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार पूछा जाता है राउल्ट का नियम क्या है। लेकिन राउल्ट का नियम ध्यान रखना है, ये तो है बेटा वाष्पशील विलयन के लिए, विलेय के लिए, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, ये है वाष्पशील विलेय, ध्यान रखना है कौन सी किसके लिए है, वाष्पशील विलेय। और दूसरा क्या होगा, अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय, सॉरी, ठीक है ना, या अवाष्पशील विलेय। दो प्रकार के हमारे पास विलेय होते हैं, ठीक है ना। ये में डंडा हटा देंगे, ठीक है ना। तो यहां देख लो, एक वाष्पशील विलेय हो गया, एक क्या होगा, अवाष्पशील विलेय होगा। तो ये वाष्पशील विलेय का मतलब, विलेय का मतलब क्या होता था, क्या बताया था मैंने, विलेय का मतलब क्या था, विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, कम। हाँ राइट, ठीक है ना, जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसे कहते हैं विलेय। तो यहाँ पर क्या है, ये जो विलेय इसमें मिलाया गया, मान लीजिए हमने क्या किया, पानी ज्यादा मात्रा में लिया लेकिन एथेनॉल हमने कम मात्रा में लिया, क्या लिया, एथेनॉल कम मात्रा में, क्या लिया बेटा, एथेनॉल क्या लिया, कम मात्रा में, है ना। तो यदि हमने विलेय इसको माना तो ये क्या है, वाष्पशील है, कैसा विलेय है, वाष्पशील, ठीक है ना। तो इसके लिए राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट क्या कहता है कि जो वाष्पशील पदार्थ हैं उनके लिए नियम क्या होगा, ठीक है ना। तो वो कहता है कि एक निश्चित ताप पर, देखो बहुत मजेदार है बेटा, एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का, वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। सिंपल कंडीशन हो गई कि जो P होगा वो कहता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, जो वाष्पशील पदार्थ है, वाष्पशील पदार्थ यदि हमने यहाँ पर क्या लिया, एथेनॉल लिया, तो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यानी कि मोल प्रभाज होता है X, और यदि हमने उसको A माना तो A हो जाएगा। यदि हमने क्या माना, विलेय को A माना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर A न लिख करके हम क्या लिख सकते हैं, सीधे डायरेक्ट विलेय भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि क्या होगा, यदि जो किसी भी जो क्या होगा अवयव है, यदि हम उसका आंशिक वाष्प दाब निकालेंगे तो वह अवयव के क्या होगा, मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। यदि हम कहेंगे कि इसका वाष्प दाब क्या होगा, विलयन का, मान लीजिए हमने कहा विलयन का वाष्प दाब क्या है, हमने क्या किया था इसमें, इसको समझने के लिए आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया कि हमने एक विलयन बनाया, ठीक है ना, क्या बनाया, विलयन बनाया, और विलयन में हमने क्या किया, पानी और साथ साथ में एथेनॉल लिया, क्या लिया बेटा, एथेनॉल, ठीक है ना। अब हमने कहा इस विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, तो राउल्ट क्या कहता है कि इस जो ये आपने विलयन बनाया हुआ है, क्योंकि ये वाष्पशील पदार्थ है, क्या है, ये वाष्पशील विलेय है, ठीक है ना। तो क्या कहता है राउल्ट, राउल्ट कहता है कि जो हमारे पास इसका वाष्प दाब होगा, P होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल प्रभाज किसका, यहाँ पर जो विलेय है, जो आपने विलेय लिया उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। यानी कि यदि आप इसका मोल प्रभाज बढ़ाओगे, मोल अंश बढ़ाओगे, मोल अंश भी कहते हैं बेटा इसको, है ना, इस एथेनॉल का मोल अंश बढ़ाओगे तो आपका वाष्प दाब भी बढ़ेगा।
इसका मोल अंश घटाओगे तो इसका वाष्प दाब भी घटेगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? यस सर। ठीक है ना? किसी को समझ में नहीं आया बेटा बोल सकता है कि यहां पर हम सिंपल क्या करेंगे, जो विलेय पदार्थ है यदि वो वाष्पशील है, ध्यान रखना, विलेय पदार्थ यदि वाष्पशील है तो यदि हम उस विलयन का वाष्प दाब निकालना चाहेंगे तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, उस विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, मोल अंश के समानुपाती होगा। ठीक है ना? उसका मोल अंश जितना होगा उसके समानुपाती होगा। तो ये हमारे पास आ जाए। ठीक है ना? तो यानी कि हमें यदि माना राउल्ट के नियम अनुसार देखना हो, किसके लिए देखना हो, वाष्पशील विलेय के लिए। ध्यान ये रखना, बार बार इसलिए डिनोट करवा रहा हूं आपको कि वाष्पशील विलेय के लिए यदि हमें क्या निकालना होगा, उसका राउल्ट का नियम बताना होगा। तो हमें बताना होगा कि वाष्पशील अवयव का आंशिक जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, उस अवयव के, उस माने कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, कोई और भी पदार्थ हो सकते हैं, है ना? तो उस अवयव के मोल प्रभाज या मोल अंश के समानुपाती होगा। यहाँ पर जो मोल प्रभाज होगा उसके समानुपाती होगा, उस अवयव के मोल समानुपाती होगा। ठीक है ना? यदि आपने क्या किया, इसका मोल अंश बढ़ाया तो क्या होगा, वाष्प दाब बढ़ेगा। इसका मोल अंश घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मोल अंश जो वाष्प दाब होगा वो भी कम होगा। ठीक है ना बेटा? ये बात समझ में आ गई? चलो अब इसके लिए देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला डिनोट करते हैं। फॉर्मूला कैसे बन सकता है कि मान लीजिए इसमें दो अवयव है, माना इसमें क्या है बेटा, दो अवयव है। मान लीजिए यहाँ पर दो अवयव है ना? दो अवयव, एक तो ए है और दूसरा बी है हमारे पास। ठीक है ना? यदि हम इसका आंशिक वाष्प दाब देखते हैं, पहले ए का आंशिक वाष्प दाब, तो यहां पर यदि हम देखेंगे तो इसका आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, ए का आंशिक वाष्प दाब। ठीक है ना? आंशिक वाष्प दाब, इसका वाष्प दाब कैसे निकाल लेंगे, इसको मान लेते हैं पी ए। ठीक है ना? और यदि हम बी का देखें कि बी का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, तो बी का आंशिक वाष्प दाब, ये लिख नोट कर लेना आप लोग। ठीक है ना? मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं इसको। ठीक है ना? तो इसको हम मान लेंगे पी बी। ये क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। ठीक है ना? अब हमारे पास यदि मान लीजिए हमने मोल अंश निकालना, मान लीजिए हमने इसका मोल अंश निकालना, ठीक है ना? तो क्या कह सकते हैं हम, अवयव ए, माना हमारे पास अवयव जो पहला है, अवयव क्या है, ए है, इसका हमें मोल अंश निकालना। तो इसको क्या कैसे निकालेंगे, मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल भिन्न भी बोलते हैं बेटा कहीं पे, है ना? मोल प्रभाज, मोल अंश, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है ना? तो अवयव जो हमारे पास ए है, ठीक है ना, तो इसका हमें मोल अंश निकालना है। तो इसका मोल अंश कैसे निकलेगा, मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है क्या होगा बेटा इसका मोल अंश? इसका मोल अंश किस प्रकार से निकाला जा सकता है, कोई नहीं बताएगा? देखो यहां पर x है, देखो बेटा मोल अंश को हम x से डिनोट करते हैं, और ये क्योंकि हमें a का निकालना है इसलिए a को हमने नीचे कॉमन ले लिया। ठीक है ना? तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर हम देखेंगे स्मॉल n को हम क्या मान लेते थे, ये विलेय, ये क्या है बेटा, विलेय। यदि हम विलेय के मोल अंश निकालेंगे, लेकिन विलेय में क्या है, a ले लेते हैं, मान लीजिए a लिया, तो यहां पर हमने क्या किया, Na लिया। ठीक है ना? Na लिया, और यहां पर क्या होगा, विलयन में क्या होगा, Na, ये मोल अंश, ये क्या दिखा रहा है, मोल को दिखा रहा है बेटा। n का मतलब यहां पर n से मतलब है मोल। ठीक है ना? मोल बराबर अणुभार बटे, ये ग्राम में भार बटे, हाँ ठीक है ना, ग्राम, हाँ ग्राम में भार बटे अणुभार, है ना? जो ग्राम में भार होता है बटे अणुभार वो आता है मोल। ठीक है ना? तो देखो यहां पर हमारे पास ये ए के अणुओं का हमने n, ये मोल है बेटा, है ना? और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर n ले लेते हैं और ये b के ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हम कहेंगे ये है मोल अंश। ठीक है ना? यदि हमने क्या निकाला, ए के लिए निकाला। इसी प्रकार से यदि बी के लिए निकालते बेटा, तो बी के लिए मोल अंश कैसे निकाल लेंगे, बी के लिए जो मोल अंश निकालेंगे तो एक्स बी आ जाएगा, एक्स बी छोटा ले लेंगे, तो कैसे निकलेगा, इसी के आधार पर बताओ ना। एन बी, हाँ एन बी अपॉन एन बी प्लस, हाँ एन ए। ठीक है ना? ऐसे तो हो सकता है,
या इन दोनों को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इसको यदि हमने पहले लिख लिया, किताब वाले ने इसको पहले लिख रखा है, इसको बाद में लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। NB प्लस NA, ठीक हो गया। अब राउल्ट का नियम क्या कहता है कि मान लीजिए यदि हम इस पहले A वाले का, है ना, मोल प्रभाज निकालेंगे, राउल्ट का नियम अनुसार जो वाष्पशील विलेय के लिए क्या किस प्रकार से कहता है कि मान लीजिए हमारे पास जो आंशिक वाष्प दाब है PA, मान लीजिए हमने PA लिया, है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल प्रभाज ऑफ XA, मान लीजिए XA के लिए, पहले A वाले के लिए लिया, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास आएगा P इज इक्वल टू क्या होगा, यदि हम P निकालेंगे तो PA इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा, PA नोट, ये कांस्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, ये PA नोट कहां से आया, कांस्टेंट है, इनटू XA, ठीक है ना। इस जो PA और होगा ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होगा, कौन सी अवस्था, यहां पर आप लिख सकते हुए कि PA नोट क्या होगा, यहां पर लिख सकते हैं शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, में वाष्प दाब, वाष्प दाब, थोड़ा पेन गड़बड़ कर रहा बेटा, है ना। ये देखो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ये हमारे पास क्या हो गया, ये PA है। शुद्ध अवस्था जानते हो आप लोग, शुद्ध अवस्था जानते हो कि नहीं जानते, देखो जैसे मान लीजिए मैंने पानी लिया, ठीक है बेटा, पानी लिया, ये पानी है हमारे पास, है ना, इसमें कुछ भी चीज नहीं मिली हुई है, तो पानी का क्या हो गया, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ये देखो पानी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ठीक है ना। अब हमने उसको गर्म किया तो उससे जो उत्पन्न हुआ उस शुद्ध अवस्था में, लेकिन जब हमने इसमें थोड़ा कुछ और चीज मिला रखा है तो तब उस अवस्था क्या नहीं कहेंगे, शुद्ध अवस्था में क्या निकला इसका अलग से वाष्प दाब, ये तब आंशिक वाष्प दाब हो जाएगा, है ना। तो शुद्ध अवस्था में जो उसका वाष्प दाब होगा, जो हमने केवल शुद्ध अवस्था लेनी है उसकी, और उसका हमने वाष्प दाब ज्ञात करना है, ठीक है ना। और यहां देखो बेटा XA की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, देखो ये वाली पूरी वैल्यू, ठीक है ना, तभी तो हमारे पास आएगा, ठीक है ना। दूसरे यदि हम दूसरे वाले के देखेंगे, PB के लिए देखेंगे, मान लीजिए PB लिया हमने, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे PB इज इक्वल टू PB नोट, और यहां पर हो जाएगा XA, ठीक है ना। यहां पर भी PB क्या होगा, ठीक है, PB नोट क्या होगा, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होगा, जो भी पदार्थ है वो, है ना, A की अवस्था, ये तो A के शुद्ध अवस्था में हो जाएगा, A था, A पदार्थ था, तो इसके लिए A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब हो जाएगा। यदि हम PB देखेंगे तो PB क्या होगा, B की जो है शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब देखेंगे उसको, है ना। जैसे हम अल्कोहल ले रहे हैं और पानी ले रहे हैं, तो पानी का हमने पहले अलग से लेना है, इसका वाष्प दाब कितना है ये जान लेना है, फिर हमने अल्कोहल लिया, एथेनॉल लिया, तो एथेनॉल का हमने क्या करना है, शुद्ध अवस्था में पहले वाष्प दाब अलग निकाल लेंगे, फिर मिला करके देख लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये दोनों आ जाएंगे, ये हमने दोनों के लिए निकाल लिया। यदि हम टोटल वाष्प दाब देखेंगे, तो टोटल वाष्प दाब यदि इस विलयन का देखते हैं, तो P बराबर क्या बताया था मैंने शुरू में, P इज इक्वल टू PA प्लस PB, ऐसे तो बताया था, ये P है बेटा, है PB, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यदि हम इसमें रखेंगे तो यहां पर क्या होगा, यदि हम कुल अवस्था में देखेंगे तो PA नोट, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा XA, ठीक है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, यदि हम देखेंगे तो PB सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है बेटा, एक मिनट बेटा।